जैसा कि हम सब देख रहे हैं कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन जो लंबे समय से है, ऐसे में स्कूल की पढ़ाई और कक्षाएं जो कि संचालित होनी है, अभी छुट्टियों के अंदर होनी थी, वो बाधित है। तो इस प्रकार से सभी स्कूलों वालों ने एक ऑनलाइन मेथड लेके आए कि भाई अपन घर बैठे विद्यार्थियों को इस प्रकार से जो पाठ्य सामग्री है वो चाहे नोट्स के माध्यम से हो या वीडियो के माध्यम से हो उन तक पहुँचाएं, ताकि वो छुट्टियों का या लॉकडाउन का सही समय का सही सदुपयोग कर सकें। इसके लिए कृष्णा स्कूल रतलाम से अपन आज से ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत कर रहे हैं। आपके आर्ट्स फैकल्टी, साइंस फैकल्टी और कक्षा 10 खासतौर से बोर्ड क्लासों के जो विद्यार्थी हैं जिनका ये समय जाया नहीं हो, इसके लिए हम आज से क्लासेस शुरू कर रहे हैं। अपने फिजिक्स से हरिमोहन सिंह जी, मैथ से विनय सर और केमिस्ट्री से अजय सर, इंग्लिश से अपने सूर्य प्रकाश जी सर, ज्योग्राफी से अपने महेंद्र सर, हिंदी से अपने बलदेव जी सर, बाकी सब अपने अपनी तरीके से वीडियोस और अपना अपना जो काम है वो उसमें लगे हुए हैं। जल्दी वो सामग्री आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप घर पे रहिए, आराम से पढ़ाई कीजिए, लॉकडाउन के नियमों का पूरा पालन कीजिए, अपना और अपने परिवार की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखिएगा और घर पर रहकर दूसरे कामों के साथ साथ अपने घर वालों के साथ रहने के साथ पढ़ाई पर भी पूरा ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है लॉकडाउन आगे तक बढ़े, समय पर स्कूल चालू नहीं हो और अपन पढ़ाई में पीछे नहीं रह जाए। इसके लिए अपने पास जो भी पाठ्य सामग्री है, किताबें हैं, कॉपियाँ हैं, पुराने नोट्स हैं, उनको अपन करें। और मेरा घर वालों से, अभिभावकों से भी निवेदन है कि वो छोटे बच्चों को खास तौर से थोड़ा सा उनका पढ़ने में रुचि जगाएं। कम से कम 24 घंटों में 1 या 1.5 घंटे उनको पढ़ने के लिए बिठाएं, ताकि इस लॉकडाउन के समय का सही उपयोग हो सके। तो आज अपन पहली क्लास ये शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए। ये कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय काफी बड़ी किताब है, टोटल 20 के लगभग चैप्टर हैं। तो ऐसे में अगर क्लास लेट शुरू होती है तो उस कोर्स को करवाना और तत्परता से करवाना काफी मुश्किल होता है। तो अपन आज एक चैप्टर आपके सामने, केमिस्ट्री का चैप्टर, जो कि केमिस्ट्री का मूलभूत चैप्टर है कक्षा 10 में, 6वां चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं या विप्रेरक। अभिक्रिया व विप्रेरक, इसके बारे में साधारण से जानकारी प्राप्त करेंगे। बाकी तो आपके साथ पाठ्य सामग्री है, किताबें भी आपके पास अवेलेबल होगी, इंटरनेट के जरिए भी आप सारी चीजें पढ़ सकते हैं, बोर्ड की वेबसाइट से आप किताब भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर मैनुअली आपके पास किताब है नहीं तो। लेकिन खास तौर से मेन जरूरी जो बातें हैं वो आपके सामने बता रहा हूँ। ये चैप्टर जो है ये केमिस्ट्री का 10वीं का मूल चैप्टर है। इसको पढ़ने के बाद आगे के चैप्टर को स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया का उत्प्रेरक, छोटी क्लास में अपन ने रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा मात्र देखी है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। रासायनिक अभिक्रिया वो है जब किसी पदार्थ के रासायनिक संगठन और उसका जो रासायनिक मूलभूत जो संगठन है उसका और उसके जो रासायनिक गुण है उनमें जब परिवर्तन हो जाता है तो उस पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। रासायनिक अभिक्रिया से पहले अपन को एक चीज और जाननी जरूरी है, वो है भौतिक में रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भौतिक यानी फिजिकल चेंज, यानी ऐसे पदार्थ, ऐसे परिवर्तन जो पदार्थ में केवल भौतिक अवस्था, उसका रंग और उसकी गंध में परिवर्तन करते हैं। यानी मोस्टली अपन ये देखें कि भौतिक परिवर्तन ही भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाता है। जैसे अपन ने जल को ठंडा किया, जल को ठंडा करने पर वो बर्फ में बदल गया। पदार्थ वही है, H2O जल है, H2O बर्फ है, लेकिन इसकी भौतिक अवस्था बदल गई, ये अंदर में से ठोस अवस्था में बदल गया। बर्फ को वापिस अपन ने गर्म किया तो ये वापिस जल में बदल गया। तो इस प्रकार के परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जिसमें पदार्थ का मूल संगठन नहीं बदलता है, उसका रासायनिक संगठन नहीं बदलता है, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो है जिसमें पदार्थ के मूल अवस्था में या रासायनिक संगठन में चेंज आता है। जैसे अपन ने
कोयले को जिसमें कार्बन पाया जाता है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया, कोयले को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो बना कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ये कार्बन के मूल अवस्था में परिवर्तन से CO2 गैस बनी, यानी यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। अब इन दोनों के बीच में अगर अपन अंतर स्पष्ट करें तो नॉर्मल अंतर है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं और दूसरे होते हैं रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, शॉर्ट में लिखा हूं। और इसमें रासायनिक परिवर्तन के अंदर रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन और रासायनिक गुण में परिवर्तन होता है, दोनों के बीच में पहला अंतर हो गया। दूसरा है कि भौतिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ नहीं बनता। देखिए जल से बर्फ बनाने में कुछ अलग नहीं है, वो भी उसी का रूप है, H2O का रूप है। तो भौतिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन के अंदर नया पदार्थ बनता है। तीसरा है कि भौतिक परिवर्तन जो होता है वो उत्क्रमणीय होता है। आप इस शब्द को समझ सकते हैं, उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है कि जो उत्पाद बना है उससे वापिस अभिकारक बन सकता है। यानी अगर आपने जल को गर्म किया तो वाष्प बन गई और वाष्प को वापिस ठंडा किया तो संयोजन की क्रिया के द्वारा वापिस जल बन गया। इसका मतलब ये उत्क्रमणीय होता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अनुत्क्रमणीय का मतलब जो उत्क्रमणीय नहीं है, यानी जिस पदार्थ से उत्पाद बना है उससे वापिस वो चेंज अपन नहीं कर सकते। यानी कोयले को जलाने पर CO2 बनी, लेकिन CO2 से वापिस अपन कोयला नहीं बना सकते। इसका मतलब वो अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, लेकिन दही से अपन वापिस दूध नहीं बना सकते। इसका मतलब रासायनिक परिवर्तन वाला अनुत्क्रमणीय होता है। चौथा अंतर है भौतिक परिवर्तन अस्थायी होता है, इसी से मिला जुला शब्द है, और रासायनिक परिवर्तन स्थायी होता है। तो ये हो गया भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। तो ये इस बात का शुरुआती भाग है जिसके बारे में अपने को जानकारी रखनी है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में 4 अंतर उदाहरण स्लिप लिखिए, तो ये आपके 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर हल होता है। आगे बढ़ते हैं। जो पाठ की जो मेन हेडिंग है उस पर आते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, जैसा आपने शुरू में जिक्र किया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, जब किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होता है तो वहां पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। परिभाषा पर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि रासायनिक पदार्थ के रासायनिक गुणों में रासायनिक संगठन में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। अब अपन रासायनिक अभिक्रिया को लिखते कैसे, जैसे उदाहरण के रूप में ले लिया आपने मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को अपन ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो बन गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये होगी रासायनिक, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से की उपस्थिति में जलाया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। मतलब मैग्नीशियम में रासायनिक परिवर्तन हुआ, इसलिए अपन इसको रासायनिक अभिक्रिया कह सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के बाद में मेन चीज जो हमें विस्तार से जिसके बारे में पढ़ना है वो चीज आती है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण केमिस्ट्री में जो चीज अपन मूल रूप से पढ़ते हैं सारी केमिस्ट्री में समीकरणों के रूप में पढ़ते हैं। और रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण वो है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले उत्पाद और अभिकारक, अभिकारक और उत्पाद, यानी भाग लेने वाले अभिकारक और बनने वाले उत्पादों को यदि उनके अणुसूत्र और प्रतीक चिन्हों के आधार पर लिखे तो उसको कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे अपन ने मैग्नीशियम को लिख दिया Mg, इसका प्रतीक चिन्ह है। ऑक्सीजन गैस है O2, यानी ऑक्सीजन
ऑक्सीजन के दो परमाणु से मिलकर ऑक्सीजन गैस का एक अणु बनता है, इसलिए हम नोट को लिखेंगे एरो का निशान और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। यानी ये जो चीज ऊपर अपने शब्दों में लिखी है उसको प्रतीक चिन्ह और अणु सूत्र के रूप में लिख देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्य दो भाग होते हैं। पहला होता है अभिकारक, अभिकारक होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया को शुरू करता है। ये दोनों अभिकारक है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। और दूसरा भाग होता है उत्पाद। उत्पाद वो होता है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी अभिक्रिया के बाद में बनता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का निशान लगाते हैं। अभिकारक को हमेशा अभिक्रिया में अपन बाईं तरफ लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और उत्पादों को राइट हैंड साइड दाईं तरफ लिखते हैं। अभिकारक का एक नाम और भी हो सकता है क्रियाकारक, इनको अपन क्रियाकारक भी कह सकते हैं और उत्पाद को अपन क्रियाफल भी कह सकते हैं। तो ये तो अभिक्रिया के भाग है। तो ये हो गया रासायनिक समीकरण, यानी अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया है उसमें भाग लेने वाले अभिकारकों और बने हुए उत्पादों को उनके प्रतीक चिन्हों या फिर अणु सूत्र के आधार पर लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण लिखते कैसे। रासायनिक समीकरण लिखने के कौन से चरण है या कौन सी बातों का अपने को ध्यान में रखना होता है। तो रासायनिक समीकरण पर कैसे लिखेंगे कि जो अभिकारक है उनको अपने को लिखना है बाईं तरफ और उत्पादों को लिखना है दाईं तरफ। जैसे ये अभिक्रिया है, इसका नाम अपन आगे पढ़ेंगे जो अगला कार्बन वाला चैप्टर है उसमें इसका नाम देखेंगे। इसका नाम है प्रोपेन। प्रोपेन को जब अपन ऑक्सीजन की उपस्थिति से, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O बनता है। यह अपना रासायनिक समीकरण है। इस रासायनिक समीकरण में अपन ने अभिकारकों और उत्पादों को लिख दिया। पहला चरण यह है कि अगर अभिकारकों की संख्या एक से अधिक हो, यानी अभिकारक एक से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर प्रोपेन और ऑक्सीजन दो अभिकारक है तो दोनों के बीच में प्लस का निशान लगाया। उत्पाद भी दो है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाया। यानी एक से अधिक जब अभिकारक और उत्पाद होते हैं तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं और उन दोनों के बीच में एरो का निशान लगाते हैं। जैसे अपन ने अभी बात की CO2, कार्बन को हमने जलाया तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो CO2 बना था। दूसरी जो चीज होती है, मेन चीज होती है, वो होती है कि जो चीज अपन ने लिखी है उनको संतुलित करना होता है। यही अभिक्रिया अपन कर लेते हैं कि रासायनिक समीकरण हमेशा संतुलित होना चाहिए। और अब देखते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। इसकी परिभाषा क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब अभिकारकों में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों में भाग लेने वाले किसी तत्व के परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए। परमाणु की संख्या यानी इस तरफ कार्बन के 3 परमाणु हैं तो इस तरफ भी कार्बन के 3 परमाणु होने चाहिए, तब जाके अभिक्रिया जो है वो संतुलित होती है। अब है कि नहीं वो बाद में देखेंगे। पहले ये देखते हैं कि संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की अपन ने परिभाषा को जान ली कि भाई अभिकारकों और उत्पादों में परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, लेकिन क्यों होनी चाहिए? इसका क्या कारण है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसके लिए अपन ने 9th क्लास में एक चीज पढ़ी थी जिसका नाम है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर हम देखते हैं कि अभिकारकों और उत्पादों का जो द्रव्यमान है वो हमेशा बराबर रहता है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान
ना तो द्रव्यमान का ह्रास होता है और ना ही द्रव्यमान का निर्माण होता है। यदि द्रव्यमान में पूरी अभिक्रिया के जो अभिकारक और उत्पाद है उनके बीच द्रव्यमान में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, इसी को क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण नियम। यदि रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है तो वो द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जैसे एक समीकरण का एग्जांपल ले लेते हैं हम, N2 प्लस S2 और इसे बना NH3 अमोनिया। अब इसमें अपन देखेंगे नाइट्रोजन का यहां पर परमाणु भार कितना हो गया? द्रव्यमान हो गया 14। दो नाइट्रोजन के परमाणु हैं, 2 से गुणा कर देंगे। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, इसको 2 से गुणा कर देंगे। इस तरफ नाइट्रोजन के लिए कितना हो गया? 14 प्लस हाइड्रोजन के लिए 1 और उसको 3 से गुणा कर देंगे। अब इसका अपन आंकड़ा निकालते हैं तो देखेंगे 28 प्लस 1 और 14 प्लस 1, तो दोनों में अपन देखते हैं इस तरफ है 29 और इस तरफ है 15, बराबर नहीं? यानी द्रव्यमान संरक्षण नियम का ये पालन नहीं करेगी यह अभिक्रिया। लेकिन जब इस अभिक्रिया को अपन संतुलित करते हैं, जब इस अभिक्रिया को अपन संतुलित करते हैं, नाइट्रोजन के इस तरफ कितने परमाणु है? 2, इस तरफ कितने हैं? 1, तो इसको 2 बनाने के लिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमेशा अणु के साथ गुणात्मक संख्या का इस्तेमाल करते हैं। अपन नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, ये गलत है। नाइट्रोजन जो अमोनिया का जो पूरा अणु है उसके साथ उसके गुणात्मक पर 2 लिखेंगे, तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हमने लिख दिया 2। नाइट्रोजन इस तरफ भी 2 परमाणु है और इस तरफ भी 2 परमाणु हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन के इस तरफ कितने परमाणु है? 2 और इस तरफ कितने हो गए? 2 3 6, यानी अमोनिया में 2 अणु है और अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन कितना है? 3, तो 2 अणु में हाइड्रोजन कितने हो गए? 6 और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं? 2, तो इनको 6 बनाने के लिए इनको 3 से गुणा कर देंगे। अब यह अभिक्रिया संतुलित है और इस अभिक्रिया का जो द्रव्यमान संरक्षण नियम के आधार पर अगर इनका द्रव्यमान ज्ञात करें तो अपन अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान बिल्कुल क्या होगा? बराबर होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन होना चाहिए। चलो एक अपने सामने एक और अभिक्रिया है, प्रोपेन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, इसको संतुलित करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले अपन कार्बन को संतुलित करते हैं। कार्बन परमाणु की इधर संख्या है 3 और इस तरफ संख्या है 1, तो इनको 3 बनाने के लिए इनके नीचे अपन यहाँ पर 3 लिख देंगे, ऐसा गलत है। अपन इनके परमाणु की संख्या में किसी प्रकार का चेंज नहीं लाएंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा अणु है उसके आगे अपन 3 लिख देंगे, तो इस तरह की कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे अपन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, या पहले हाइड्रोजन की देख लो एक बार। हाइड्रोजन यहाँ पर है 8 और इस तरफ हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन परमाणु इस तरफ 8 है, इस तरफ 2 है, इनको 8 कैसे बनाएंगे? पूरे का पूरा जो जल का अणु है उसको 4 से गुणा कर देंगे, इसके गुणांक में 4 कर देंगे, तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब ऑक्सीजन की संख्या की बात करते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ 2 है और इस तरफ कितनी होगी टोटल? कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु हैं, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर ऑक्सीजन एक अणु एक परमाणु और जल के कितने अणु? 4, तो 4 ऑक्सीजन ये हो गया और 6 ये हो गया, टोटल हो गया 10। इस तरफ कितना है? 2, तो इसको 5 से गुणा करें, तो यह अभिक्रिया संतुलित, इसको संतुलित अभिक्रिया अपन कह सकते हैं। तो अभिक्रिया को अपन ने इसमें देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी अभिकारक और उत्पादों में परमाणु की संख्या समान होना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का ह्रास होता है ना द्रव्यमान का निर्माण होता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो अगर संतुलित करने की बात हमने सीख ली।
अपन रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं कि रासायनिक समीकरण में प्रतीक चिन्हों का और अणु सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। अभिकारक को बाईं तरफ और उत्पादन को दाईं तरफ लिखते हैं, बीच में तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक एक से अधिक या उत्पाद एक से अधिक हो तो बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं और उनको संतुलित कर देते हैं। ये इतनी चीजें होंगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो अभी रासायनिक समीकरण अपने लिखा है उसमें जो भाग लेने वाले जो अणु या जो तत्व है उनकी अवस्था, भौतिक अवस्था के बारे में भी अपने को जानकारी देनी है। जैसे ये कार्बन है, अपन इसके लिए ठोस, द्रव और गैस को बताइए कि भाई कौन सा तत्व गैस है, कौन सा अणु द्रव है, ठोस है। ठोस के लिए अपन S लिखेंगे, द्रव के लिए अपन L लिखेंगे लिक्विड और गैस के लिए अपन G लिखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन ठोस है तो इसके नीचे अपन S लिख देंगे यानी सॉलिड स्टेट है, मतलब ठोस अवस्था है। ऑक्सीजन गैस है तो इसके नीचे अपन G लिख देंगे यानी ये गैस की अवस्था है। और CO2 क्या है, गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड भी इसके नीचे भी अपन गैस लिख देंगे। यानी रासायनिक समीकरण अपने को उसमें भाग देने वाले अभिकारक और उत्पादों की जो अवस्था है वो भी बताता है। इसके साथ और रासायनिक समीकरण, अगर कहीं पदार्थ कोई जलीय है, जैसे रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ क्या बनता है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, जल में है भाई। जो चूना पत्थर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जब उसको अपन जल में भिगोते हैं सफेदी को तो भिगो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी वो जल में है। तो जलीय के लिए अपन लिखेंगे एक्यू, इसका मतलब होता है एक्वस, यानी वो जल के अंदर। ये संकेतांक इस प्रकार से लिखना है। इसके साथ अपने को लिखना है कि कौन सी अभिक्रिया में कितना ताप, अगर किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसके लिए हम ये निशान लगा देंगे। जैसे अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन गर्म देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। गर्म करने के लिए इस प्रकार का निशान लगाया जाता है। कौन सी अभिक्रिया में उत्प्रेरक, जैसा कि इस चैप्टर का अगला भाग है उत्प्रेरक अपन पढ़ेंगे। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसका वेग बदल देते हैं। उत्प्रेरक हमेशा तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे कि रिएक्शन है, इसकी अभिक्रिया, इसका हाइड्रोजन के नाम से है ना, ये क्या है, एथीन। इसको क्या कहेंगे, एथीन। एथीन का हाइड्रोजन विकरण अपन जब करेंगे तो उसके लिए कौन से उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी जी, निकल उत्प्रेरक। और इससे क्या बन जाएगा, एथेन। अपन इसको लिख सकते हैं एथेन। अपन संतुलित करते हैं। नाइट्रोजन के इस तरफ कितने परमाणु है, 2, इस तरफ कितने हैं, 1। तो इसको 2 बनाने के लिए, अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए हमेशा अणु के साथ गुणात्मक संख्या का इस्तेमाल करते हैं। अपन नाइट्रोजन के लिए यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते, ये गलत है। नाइट्रोजन जो अमोनिया का जो पूरा अणु है उसके साथ उसके गुणात्मक पर 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ हमने लिख दिया 2। नाइट्रोजन इस तरफ भी 2 परमाणु है और इस तरफ भी 2 परमाणु हो गए। अब देखते हैं हाइड्रोजन के इस तरफ कितने परमाणु है, 2, और इस तरफ कितने हो गए, 2 3 6। यानी अमोनिया में 2 अणु है और अमोनिया के एक अणु में हाइड्रोजन कितना है, 3। तो 2 अणु में हाइड्रोजन कितने हो गए, 6। और इस तरफ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। तो इनको 6 बनाने के लिए इनको 3 से गुणा कर देंगे। अब ये अभिक्रिया संतुलित है और इस अभिक्रिया का जो द्रव्यमान नियम के आधार पर अगर इनका द्रव्यमान ज्ञात करें तो अपन अभिकारक और उत्पादों का द्रव्यमान बिल्कुल क्या होगा, बराबर होगा। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन होना चाहिए। चलो एक अपने सामने एक और अभिक्रिया है, प्रोपेन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, इसको संतुलित करते हैं। इसको संतुलित करने के लिए सबसे पहले अपन कार्बन को संतुलित करते हैं। कार्बन परमाणु की इधर संख्या है 3 और इस तरफ संख्या है 1। तो इनको 3 बनाने के लिए इनके नीचे अपन यहाँ पर 3 लिख देंगे, ऐसा गलत है।
अपन उनके परमाणु की संख्या में किसी प्रकार का चेंज नहीं आएंगे। जो कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा अणु है उसके आगे अपन 3 लिख देंगे, तो इस तरह की कार्बन परमाणु की संख्या 3 हो गई। अब यहां पर देखेंगे अपन ऑक्सीजन परमाणु की संख्या, या पहले हाइड्रोजन भी देख लो एक बार। हाइड्रोजन यहां पर है 8 और इस तरफ हाइड्रोजन है 2, तो हाइड्रोजन परमाणु इस तरफ 8 है, इस तरफ 2 है, इनको 8 कैसे बनाएंगे? पूरे का पूरा जो जल का अणु है उसको 4 से गुना कर देंगे, इसके गुणांक में 4 कर देंगे, तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 8 होगी। अब ऑक्सीजन की संख्या की बात करते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ 2 है और इस तरफ कितनी होगी टोटल? कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 अणु हैं, तो 3 दूनी 6। यहां पर ऑक्सीजन एक है परमाणु और जल के कितने अणु? 4, तो 4 ऑक्सीजन ये हो गया और 6 ये हो गया, टोटल हो गया 10। इस तरफ कितना है? 2, तो इसको 5 से गुना करें, तो यह अभिक्रिया संतुलित, इसको संतुलित अभिक्रिया अपन कह सकते हैं। तो अभिक्रिया को अपन ने इसमें देखा है कि रासायनिक अभिक्रिया संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, यानी अभिकारक उत्पादों में परमाणु की संख्या समान होना संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। इसके साथ रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ना तो द्रव्यमान का ह्रास होता है ना द्रव्यमान का निर्माण होता है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया संतुलित करने की बात हमने सीख ली। अपन रासायनिक समीकरण की बात कर रहे हैं कि रासायनिक समीकरण में प्रतीक चिन्हों का और अणु सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। अभिकारक को बाईं तरफ और उत्पादन को दाईं तरफ लिखते हैं, बीच में तीर का निशान लगाते हैं। अभिकारक एक से अधिक है, उत्पाद एक से अधिक हो तो बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं और उनको संतुलित कर देते हैं। ये इतनी चीजें होगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि जो रासायनिक समीकरण अपने लिखा है उसमें जो भाग लेने वाले जो अणु या जो तत्व है उनकी अवस्था, भौतिक अवस्था के बारे में भी अपने को जानकारी देनी है। जैसे ये कार्बन है, अपन इसके लिए ठोस, द्रव्य और गैस को बताइए कि भाई कौन सा तत्व गैस है, कौन सा अणु द्रव्य है, ठोस है। ठोस के लिए हम S लिखेंगे, द्रव्य के लिए अपन L लिखेंगे लिक्विड और गैस के लिए अपन G लिखेंगे। तो यहाँ पर कार्बन ठोस है तो इसके नीचे अपन S लिख देंगे, यानी सॉलिड स्टेट है, मतलब ठोस अवस्था है। ऑक्सीजन गैस है तो इसके नीचे अपन G लिख देंगे, यानी ये गैस की अवस्था है। और CO2 क्या है? गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड तो इसके नीचे भी अपन गैस लिख देंगे। यानी रासायनिक समीकरण अपने को उसमें भाग लेने वाले अभिकारक और उत्पादों की जो अवस्था है वो भी बताता है। इसके साथ और है रासायनिक समीकरण। अगर कई पदार्थ कोई जलीय है, जैसे रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ क्या बनता है जी? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को अपन जल से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? जल में है भाई। जो चूना पत्थर होता है कैल्शियम ऑक्साइड, जब उसको अपन जल में भिगोते हैं सफेदी को, तो फिर वो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी वो जल में है। तो जलीय के लिए अपन लिखेंगे AQ, इसका मतलब होता है एक्वस, यानी वो जल के अंदर है। ये संकेतांक इस प्रकार से लिखना है। इसके साथ अपने को लिखना है कि कौन सी अभिक्रिया में कितना ताप, अगर किसी चीज को गर्म किया जाता है तो उसके लिए हम ये निशान लगा देंगे। जैसे अभिक्रिया है कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अपन गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या करेंगे? गर्म करेंगे, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। गर्म करने के लिए इस प्रकार का निशान लगाया जाता है। कौन सी अभिक्रिया में? उत्प्रेरक, जैसा कि इस चैप्टर का अगला भाग है उत्प्रेरक अपन पढ़ेंगे। उत्प्रेरक वो पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, यानी उसका वेग बदल देते हैं। उत्प्रेरक हमेशा तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। जैसे कि रिएक्शन है, इसकी अभिक्रिया, इसका हाइड्रोजनीकरण हम देख लेते हैं, है ना। ये क्या है? एथीन। इसको क्या कहेंगे? एथीन।
एथीन का हाइड्रोजन विकरण अपन जब करेंगे तो उसके लिए कौन से उत्प्रेरक की आवश्यकता होगी जी? निकल उत्प्रेरक। और इससे क्या बन जाएगा? एथेन। अपन इसको लिख सकते हैं एथेन, सकते हैं एथेन। C2H6 और एथेन क्या है? C2H4। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? एथेन। निकल उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। इसके साथ अगर इस अभिक्रिया में दाब या ताप की आवश्यकता होती है, जैसे इसी विक्रिया को हम ले लें तो इसमें 100 एटमॉस्फेयर दाब की आवश्यकता होती है। इसी को भी अपन कील के निशान के ऊपर नीचे लिखते हैं। 473 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। 473 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है, उसको भी अपन कील के निशान के आगे साथ 100 कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि एक रासायनिक समीकरण हमें बहुत सारी जानकारियां बताता है। इसके साथ उष्मा सेपी और उष्मा शोषी होने को भी मतलब रासायनिक समीकरण अपने को बताता है कि कौन सी विक्रिया उष्मा शोषी है और कौन सी विक्रिया उष्मा सेपी है। जैसे एक अभिक्रिया N2 3H2 2NH, अमोनिया का निर्माण ये विक्रिया, ये क्या है? उष्मा सेपी अभिक्रिया है। तो इसमें अपन प्लस लगा के और E लिख सकते हैं, एनर्जी लिख सकते हैं, यानी इस अभिक्रिया में ऊर्जा निकली है, किलो कैलोरी लिख सकते हैं। और इस प्रकार से तीर का निशान भी लगा सकते हैं कि ये ऊर्जा निकली है। दूसरी विक्रिया N2 + O2 NO2, यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का निर्माण। इस प्रकार की विक्रिया उष्मा शोषी, तो इसके लिए अपन माइनस का चिन्ह लगा सकते हैं और इसमें इस प्रकार का निशान भी लगा सकते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। यानी इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया के अंदर उष्मा आई है, ये उष्मा शोषी अभिक्रिया है और ये उष्मा सेपी अभिक्रिया है, इसमें उष्मा निकली है। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया है जिनको पूर्ण कराने के लिए उष्मा की आवश्यकता होती है, उनको क्या कहते हैं? उष्मा शोषी। और ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप उष्मा उत्सर्जित होती है, उनको कहते हैं उष्मा सेपी। तो ये सारी रासायनिक समीकरण हमें बहुत सारी चीजें बताता है। वापिस एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि रासायनिक समीकरण में अभिकारक उत्पादों के अणुसूत्र और प्रतीक चिन्ह को लिखा जाता है। उनके साथ उनकी स्टेट, जो फिजिकल स्टेट है, उनको बताया जाता है, भौतिक अवस्था को। अगर वो जलीय है तो A क्यों लिखा जाता है, सॉलिड के लिए S, गैस के लिए G और लिक्विड के लिए L लिखा जाता है। कि उष्मा शोषी और उष्मा सेपी होने का बताता है। उसके साथ उसमें कितनी दाब, ताप या कौन से उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, ये सारी चीजें अपने को बताता है। तो ये रासायनिक समीकरण की विशेषता होगी कि भाई इतनी जानकारी रासायनिक समीकरण हमें देता है। अब एक रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो रासायनिक समीकरण हमें नहीं बताता? तो एक पहली चीज है कि रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया की पूर्णता की जानकारी नहीं देता। ये अभिक्रिया कितनी पूर्ण हो गई और कितनी बाकी है, ये पूर्णता की जानकारी रासायनिक समीकरण अपने को कभी नहीं देता है। अब उसके बाद रासायनिक समीकरण हो गया कंप्लीट और उसको संतुलित करना भी अपने को हो गया। उसके बाद अपन पढ़ते हैं, वापिस आते हैं रासायनिक समीकरण पर। रासायनिक के समीकरण, सॉरी रासायनिक अभिक्रिया, समीकरण तो पढ़ लिया। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अपन देखते हैं, इनके पार्ट देखेंगे भी, परिभाषा को अपन ने देख ली है। रासायनिक अभिक्रिया के मुख्यतः 4 पार्ट होते हैं क्रिया होने पर। वैसे तो बहुत सारे प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, उष्मा सेपी, उष्मा शोषी, धीमी अभिक्रियाएं, तेज अभिक्रियाएं, लेकिन खास जो अपने को इस चैप्टर से जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसमें से 4 अभिक्रियाएं हैं मोस्टली। पहली है संयोजन अभिक्रिया, उसकी भी कह सकते हैं संयोजन या योगशील अभिक्रिया। दूसरी है वियोजन, इसको अपघटन भी कह सकते हैं, अपघटन अभिक्रिया। तीसरी है विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया। और चौथी है द्विविस्थापन, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके साथ आगे और भी अभिक्रिया जिसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया के बारे में। परिभाषा में ध्यान दीजिएगा,
कि संयोजन अभिक्रिया वे प्रक्रिया है जिसमें दो पदार्थ मिलकर एक पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी दो छोटे अनुभार वाले या निम्न अनुभार वाले पदार्थ या तत्व या यौगिक मिलकर उच्च अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, तो उसको अपन कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, यानी जुड़ने वाली अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं अपन, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जल की अभिक्रिया, निम्न अनुभार वाले दो यौगिक हैं और मिलकर क्या बनाते हैं, उच्च अनुभार वाला यौगिक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका अनुभार इनसे ज्यादा है। बहुत सारे एग्जांपल हैं। मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया क्या बना जी, मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, संयोजन अभिक्रिया होता है। यानी जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक मिलकर, दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक निम्न अनुभार वाले यौगिक मिलकर उच्च अनुभार वाले या एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसको अपन कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यानी जिसमें वियोजन होगा, अपघटन होगा। वियोजन यानी जिसमें टूटेगा। ये तीन प्रकार की मुख्यतः हो सकती है, आपके सिलेबस के मुताबिक ये तीन प्रकार की होती है। पहली है तापीय वियोजन, तापीय वियोजन, यानी वियोजन अभिक्रिया का पहला टॉपिक है तापीय वियोजन। इसमें अपन देखेंगे कि वियोजन किसके द्वारा हो रहा है, ताप के द्वारा, या उसमें वियोजन भी कह सकते हैं। अगर किसी पदार्थ का वियोजन ताप के द्वारा होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, तापीय वियोजन। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, क्या बन गया जी, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। किसके द्वारा वियोजन हुआ, ताप के द्वारा, गर्म करने पर, तो इसको अपन कह सकते हैं तापीय वियोजन। यानी इस प्रकार की वियोजन अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का वियोजन या अपघटन ताप के द्वारा होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, तापीय वियोजन। दूसरे प्रकार की अभिक्रिया होगी आपके विद्युत वियोजन, विद्युत वियोजन, नाम से स्पष्ट है विद्युत वियोजन, यानी इस प्रकार की अभिक्रिया जिसमें पदार्थ का वियोजन या अपघटन किसके द्वारा होता है, विद्युत धारा के द्वारा, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, विद्युत वियोजन। जैसे अपन ने सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड जलीय विलयन है, उसमें अपन ने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जो सोडियम क्लोराइड जिन दो आयनों से बना है, सोडियम और क्लोरीन, वो दोनों आयन अपघटित हो जाएंगे, टूट जाएंगे और क्या बन जाएंगे, सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन। तो ये हो गया आपके विद्युत वियोजन। तीसरे प्रकार की अभिक्रिया आपकी होती है वियोजन की प्रकाश वियोजन। प्रकाश वियोजन का मतलब जिसका लाइट के द्वारा अपघटन होता है, प्रकाश के द्वारा। इस चीज को अगर अपन धूप में रखते हैं, प्रकाश में, तो वो अभिक्रिया अपघटित हो जाती है, तो उसको अपन बोलते हैं विद्युत वियोजन। जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, अगर इसको अपन धूप में रखते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग, इसको बोलते हैं प्रकाश वियोजन, जिसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में किया जाता है, प्रकाश वियोजन के लिए। तो इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य प्रकार है उसमें से संयोजन अभिक्रिया, जिसमें दो निम्न अनुभार वाले तत्व या यौगिक मिलकर उच्च अनुभार वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। तो इसकी वियोजन अभिक्रिया जो तीन तरह की है, तापीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाश वियोजन, जिनको अपने उदाहरण सहित याद रखना है। तो आज अपन अपनी जो क्लास है, पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में और छोटा ही रहते हैं। आगे के जो सारे के सारे पार्ट है, अगले एक वीडियो बना लीजिए, ज्यादा लंबा नहीं है, अगले एक वीडियो में इस पार्ट को अपन कंप्लीट कर देंगे। ये आज अपनी पहली क्लास है ऑनलाइन, तो आप लोग इससे सीखने का प्रयास करें। इसके साथ साथ इनके लिए जो पाठ्य सामग्री आपके साथ जो पुस्तक है या नोट्स वगैरह उनको देखें। अगर बाई मिस्टेक कहीं लिखने में या जल्दबाजी में अगर ऐसा कुछ हो गया, कुछ मिस्टेक हो गई है, तो उसमें भी आप सुधार करने का प्रयास करें। आप देखोगे आप जितना पढ़ोगे तो आपको मिस्टेक्स मिलेगी, हो सकता है मेरे से भी हो जाए, क्योंकि जल्दी में लिखने का और बोलने का प्रयास किया है ताकि वीडियो छोटा पड़े। देखो एक तो क्लास रूम का अलग मोड होता है, ये क्लास के अंदर अपने पास टाइम होता है, पूरी साल होती है। अब अगर उतना टाइम अगर वीडियो बनाने में लें तो फिर देखने में भी बोरियत होती है,
और बनाने में भी मजा नहीं होता, इसलिए थोड़ा सा स्पीड से लिखने का प्रयास किया हो सकता है। माइनर मिस्टेक किसी जगह पर हो जाए तो आपको उनको दूर करना है, आपको पढ़ना है। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अच्छे से पढ़ोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे और अच्छे से अपने जीवन में उतारोगे। खासतौर से कृष्ण स्कूल के विद्यार्थियों से मेरा निवेदन है कि इस लॉकडाउन में आप ये जो ऑनलाइन पढ़ाई का सिस्टम अपने स्कूल में शुरू किया है उसका पूरा फायदा उठाएं। धन्यवाद, अगली क्लास में मिलते हैं।